सर आज हम बात करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में। तो सर अगर आप एक बार हमारे स्टूडेंट्स को डिटेल में बताएं कि गाइडलाइंस क्या हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए जानने। पहले क्या था, एमसीआई सारे इंस्टीट्यूशंस को एम्पैनल कर देता था। वो एम्पैनलमेंट बेस था जो एम्बेसी के थ्रू उस कंट्री के उनके पास रिकमेंडेशन जाता था। तो इसमें किसी को पता नहीं चल पाता था कि वो क्या गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते थे कि लोग पर्सनल लेवल पे जाकर ये काम कर रहे हैं। सर ये गाइडलाइंस आने के बाद कुछ चैलेंजेस जो देखे गए, जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के कंसर्न्स आते हैं, वो ये कि इससे पहले एमसीआई की वेबसाइट पे एक लिस्ट होती थी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की। वो लिस्ट को रिमूव कर दिया गया। देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज द करेक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर देम। तो आपको नहीं लगता सर कि ये बहुत चैलेंजिंग है एक पेरेंट और स्टूडेंट के लिए? मुझे बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है कि अब ये जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। उन्होंने बोला ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है पता करने के लिए। किसी तरीके से आई कैन से, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, पासिंग द मंकी फ्रॉम माई बैक टू योर बैक। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं एयर मार्शल डॉक्टर पवन कपूर, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विसेज इंडियन एयर फोर्स। सर वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू प्रिया। सर आज हम बात करना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं अभी ऑलरेडी नीट का रिजल्ट आ गया है और स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो हैं वो एक करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, बट ये डिसीजन मैटर करता है एनएमसी गाइडलाइंस पर, जो कि 2021 में पब्लिश हुई थी। सर अगर आप एक बार हमारे स्टूडेंट्स को डिटेल में बताएं कि गाइडलाइंस क्या हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए जानने। प्रिया जी देखिए, इसके पहले हमें इसका थोड़ा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पता करना चाहिए कि ये गाइडलाइंस आई क्यों। पहले क्या था, एमसीआई सारे इंस्टीट्यूशंस को एम्पैनल कर देता था। वो एम्पैनलमेंट बेस था जो एम्बेसी के थ्रू उस कंट्री के उनके पास रिकमेंडेशन जाता था। तो इसमें किसी को पता नहीं चल पाता था कि वो क्या गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते थे कि लोग पर्सनल लेवल पे जाकर ये काम कर रहे हैं। तो एनएमसी ने कहा कि अब हम एक ऐसी गाइडलाइन बनाते हैं जो सबके लिए स्टैंडर्डाइज्ड हो जाए। मीन देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशंस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। और मेन मुद्दा ये था कि उनकी ट्रेनिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी जो स्टूडेंट्स वहां से लौट के आते हैं, कॉम्पिटेंसी, वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के बराबर। टू डू दैट दे टुक आउट दिस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस ऑन 18 नवंबर 2021। उन्होंने बोला कि हर पेरेंट की, हर बच्चे की अपनी जिम्मेदारी है कि वो वही इंस्टीट्यूशन चूज करे जो ये गाइडलाइन को मीट करता है। अब वो गाइडलाइन क्या है? वो गाइडलाइन कहती है कि वही फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए वही इंस्टीट्यूशंस ठीक हैं जो कि कम से कम 54 मंथ्स या 54 महीने का कोर्स एमबीबीएस का कराते हैं। इस कोर्स के साथ उनको 1 साल का इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। उस इंटर्नशिप के लिए आपको वो सब्जेक्ट्स लेने हैं जो कि उनके शेड्यूल 1 में इस गाइडलाइन में दिए हुए हैं। वो सब्जेक्ट्स उस इंटर्नशिप में कवर होने चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। इंटर्नशिप और पूरा कोर्स उसी इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए जिसमें उसने एडमिशन लिया। उसके बाद उसको वहाँ के लाइसेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लियर करनी चाहिए, वहाँ पर उनको रजिस्टर करना चाहिए। तभी वो आकर यहाँ पर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन या फिर नेशनल एग्जिट टेस्ट जो भी होगा वो दे सकता है। उसको पास करने के बाद फिर वो यहाँ पर 1 साल की इंटर्नशिप और करेगा। एक चीज जो उसमें नहीं बोली गई है लेकिन जो एमसीआई ने बोली थी वो ये थी कि जो बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए उनको नीट क्वालिफाई करना भी अनिवार्य है अगर वो इंडिया में आके दोबारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ये रूल सर अभी भी है, राइट? ये रूल अभी भी है। बस ये उन्होंने इसमें एक छोटी सी तब्दीली करी थी 2019 में अप्रैल में, कि ये बोला था कि ये जो रूल है नीट क्वालिफाइंग
होने का, ये फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन के लिए आपका नीट का स्कोर 3 साल तक वैलिड माना जाएगा। तो ये एडिशनल उन्होंने थोड़ा सा लिबर्टी दे दी स्टूडेंट्स के लिए जो नीट क्वालिफाई करते हैं। इंडिया में नीट का स्कोर उसी साल एडमिशन के लिए वैलिड है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए नीट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है। जी सर, ये गाइडलाइंस आने के बाद कुछ चैलेंजेस जो देखे गए, जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के कंसर्न्स आते हैं, वो ये कि इससे पहले एमसीआई की वेबसाइट पे एक लिस्ट होती थी रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन मेडिकल कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज की, वो लिस्ट को रिमूव कर दिया गया। अभी आपने जैसा बताया, अभी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स का खुद का डिसीजन, इट इज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चूज द करेक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर देम। तो आपको नहीं लगता सर कि ये बहुत चैलेंजिंग है एक पेरेंट और स्टूडेंट के लिए? ये सचमुच बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन ने बोला है कि अब ये जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। उन्होंने बोला ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की है पता करने के लिए। किसी तरीके से आई कैन से, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, पासिंग दी मंकी फ्रॉम माई बैक टू योर बैक। तो अपने पीछे जो बंदर था वो उठा के आपके ऊपर डाल दिया उन्होंने। अब ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप इसको वेरीफाई करिए फ्रॉम इम्पोर्टेंट सोर्सेज और ये इसके ऊपर अमल करिए। एक चीज और, अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ इनका, क्योंकि तमाशा तो 6 साल बाद शुरू होगा जी। 2021 के बाद जब 2027-28 में बच्चे आएंगे जी, उनके लिए तमाशा शुरू होगा। और तमाशा क्या होगा, वो आपसे पूछेंगे कि इनका करिकुलम दिखाइए। इनका करिकुलम वेबसाइट पे होना चाहिए। उन्होंने वैसे ही वार्न कर दिया है कि सबका करिकुलम उनके वेबसाइट पे होना चाहिए। उससे हम कंपेयर करेंगे कि इनका करिकुलम हमारे करिकुलम से, एनएमसी के करिकुलम से मैच करता है कि नहीं करता है। सो एक्चुअली नेशनल मेडिकल कमीशन इनडायरेक्टली हैज नाउ बिकम द सोल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर दैट इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड और नॉट रिकॉग्नाइज्ड। नाउ आई फील दिस इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, क्योंकि एक तरफ से तो बच्चा ये देखकर जाता है कि ये सारी चीजें उन्होंने मीट कर ली, जब वो लौट के आएगा तो एनएमसी डिसाइड करेगा कि उसका करिकुलम इससे मैच करता है कि नहीं करता। सो समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक नेशनल मेडिकल कमीशन शुड बिकम मोर कंसिडरेट। इट इज पेरेंट्स आर नॉट दैट मच इन्वॉल्वड इन मेडिकल एजुकेशन। जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की फैमिलीज हैं, वो शायद इसमें ज्यादा गहरी में डेप्थ में जाकर इस चीज को समझ सकते हैं। लेकिन जो नॉन डॉक्टर्स फैमिली हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनका बच्चे को एस्पिरेशन है डॉक्टर बनने का, उनकी खुद की एस्पिरेशन कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन वो कैसे इसको कर पाएंगे? तो दे विल बी डिपेंडेंट अपॉन लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ एजेंट्स एंड दे आर फ्लाई बाय नाइट एजेंट्स, जो उनको कुछ भी पट्टी पढ़ा के कहीं भी भेज देंगे। Yes, that was my next question to you, sir. Even कि अभी आज की डेट में हमारे पास कोई मीडियम नहीं है चेक करने का, बस एक एनएमसी के एक रेगुलेशंस है, उस पे हमें टिक करना है। बट वो हम कैसे करें? हमें एक स्टूडेंट को, एक पेरेंट को जो एक लोकल कंसल्टेंसी या लोकल एजेंट बता रहा है, वो उस पे ट्रस्ट करता है। तो ये ऐसे क्या ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या ऐसे क्या ऑथेंटिक चैनल्स हैं जो स्टूडेंट और पेरेंट को फॉलो करने चाहिए व्हाइल मेकिंग दिस डिसीजन व्हेन दे आर चूजिंग अ मेडिकल यूनिवर्सिटी अब्रॉड? इसके लिए तो मैं स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को यही गाइडेंस देता हूँ कि आप जब भी किसी के पास जाओ तो ऐसे एजेंसी को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सेलेक्ट करो जिसका लॉन्ग स्टैंडिंग इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो कभी भी स्टूडेंट्स को मिसगाइड नहीं करेगा, क्योंकि उसकी रेपुटेशन का सवाल है अगर उन्हें स्टूडेंट्स को मिसगाइड किया। तो ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपका हमारा रुस एजुकेशन है, 30 साल से ज्यादा ये काम कर रहा है, वो कभी भी अपनी रेपुटेशन और क्रेडिबिलिटी को खराब नहीं होने देगा। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढो जहां पर उनके पास आप किसी वक्त कहीं भी जा सकते हो, काफी सारे उनके पास ब्रांचेस हैं, वो आपको रेफरेंसेस दे सकते हैं, उन बच्चों से बात करवा सकते हैं जो वहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, उनके पास उन जगहों पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स वर्किंग एज कोऑर्डिनेटर्स हैं जो इन बच्चों को सही डायरेक्शन और दिशा दिखा सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चूज करो जहाँ पे आप हर चीज मिला के, सबका मेल रख के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में आप एडमिशन ले लो। आप फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स के पास मत जाओ पार्ट टाइम की, भाई मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ, मैं आपके साथ करूँगा, क्योंकि वो अपना पैसा लेके चला जाएगा, फिर वो आपको छोड़ जाएगा जंगल में। क्योंकि जब आप, वो तो पास करके चला जाएगा, वो सीनियर है,
उसको ये लागू नहीं हो रहा है, लेकिन जो जूनियर उसको लेकर आता है वो अपने फंस गया आगे जाके। तो इसलिए प्लीज ओनली गो फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशंस हु हैव गॉट लॉन्ग स्टैंडिंग क्रेडिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। राइट, थैंक यू सर फॉर दिस वैल्यूएबल एडवाइस। एक और चैलेंज जो मुझे फील होता है इन एनएमसी गाइडलाइंस का, वो है कि आप ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। Yes. ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर, क्योंकि सपोज एक स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ किसी XYZ रीजन से, पार्शियलिटी की वजह से, या उसका दिल नहीं लगा, या उसे वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं किया उस कंट्री का, देयर कैन बी n नंबर ऑफ रीजंस। अब वो वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, बट लाइक द स्टूडेंट इज लेफ्ट विद नो चॉइस। अब ये उन्होंने रूल ऐसा ही बनाया है कि आपको हर 2 डिफरेंट लोकेशन से आप कोर्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। आपको उसी यूनिवर्सिटी से, उसी लोकेशन से पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। तो अब ये रेस्ट्रिक्शन डाली है, और एज फार एज वी आर कंसर्न इट इज अ रेगुलेशन। तो स्टूडेंट का डिसएडवांटेज तो है, बट नेशनल मेडिकल कमीशन सेज कि भी यू हैव टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया। सो ट्रांसफर is not permissible for all those who have got admission after 18 November 2021 or those who have traveled to foreign countries after 18 November 2021। ये भी चैलेंज आने वाला है, क्योंकि 2021 में कई जगहों पे फ्लाइट्स भी नहीं हो रही थी उस टाइम पर। फ्लाइट बाद में हुई हैं, वीजास बाद में लगे हैं, तो मेनी पीपल, उनका कोर्स पहले शुरू हो गया ऑनलाइन, लेकिन उनका ट्रैवल बाद में हुआ। So will they be considered तो or not? वही प्रॉब्लम आएगी ये चल के, which NMC should clarify actually. They should issue clarification कि उन्होंने वैसे बोल रखा क्लियरली कि अगर आपका एडमिशन हो गया है 18 नवंबर 2021 से पहले, ये आप पास कर चुके हैं इस डेट के पहले, तो आपको ये रेगुलेशन लागू नहीं है। लेकिन अब वो कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये 18 नवंबर 21 से पहले गए हैं, इनका एडमिशन पहले हुआ है। जैसे हमें मालूम है कई जगहों के सेशन सितंबर में शुरू हो गए, बट बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन ट्रैवल, बिकॉज ऑफ वीज़ा, उस टाइम कोविड के बाद सब कुछ नए नए खुले थे। मुझे मालूम है US की फ्लाइट ही नवंबर में पहली बार शुरू हुई है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए आई थिंक दे शुड गिव सम एक्सेप्शंस। आई एम होपफुल दैट दे विल कंसिडर इट more magnanimously, with a more open-mindedness when it happens, but they should clarify beforehand, क्योंकि फिर बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। True. सर इसी पे मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी। सपोज एक स्टूडेंट और एक पेरेंट कोई एक ये जो रेगुलेशन है उसको क्लैरिफाई करना चाहता है। जैसे अभी हमारे सामने ये एक कंडीशन है कि जो बच्चे उसके बाद फ्लाई किए 18 नवंबर 2021, ये कहीं मेंशन नहीं है। तो क्या ऐसा कोई सोर्स है जिसके थ्रू वो ये इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर सकते हैं एनएमसी के साथ, लाइक RTI और समथिंग लाइक दैट? They have a right to information. They can clarify. They must write to NMC and say that this is the date on which our course started. This is the reason why we went late. Now, will this be applicable to us or not? Please clarify. So they should clarify. तो मेरे ख्याल से RTI is one of the very important sources through which they can get clarification. एक और चीज है, उसमें एक रेस्ट्रिक्शन भी डाल दिया कि आपको 10 साल के अंदर अपना नेक्स्ट या FMG क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब कोई बच्चा वहाँ पे फेल हो गया 1-2 बार, तो फिर वो भी अटक सकता है। True. तो उसके चांसेस ऑफ FMG भी कम हो जाएंगे या नेक्स्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। नॉट ओनली सर फेल हो गया, देयर आर फ्यू कंट्रीज जिनमें आप अपनी डिग्री लेके, क्योंकि अभी आपको वहां का लाइसेंस भी लेना है उस पर्टिकुलर कंट्री का यहाँ आने से पहले। सो देयर आर फ्यू कंट्रीज एट प्रेजेंट जहां से आप अपनी डिग्री लेके ऑलमोस्ट 8.5 या 9 साल के बाद वापस आ रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए FMG या नेक्स्ट सिर्फ 1 या 1.5 साल बचता है। मेरा ये मानना है कि हमारे जैसे कि रुस एजुकेशन है और ऐसे भी 2-3 बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबको मिलके एक NMC को एक नोट या लेटर भेजना चाहिए कि दिस इज बीइंग वेरी स्टिफ। या तो हमारे पास कैपेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो कि हम सारे डॉक्टर यहीं पे बना लें। 12 लाख बच्चे इस बार नीट में क्वालिफाई किए हैं, 1 लाख सीटें हैं, उनमें से भी कई लोग बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो इन बच्चों का डॉक्टर बनने की उम्मीद पर पानी क्यों फेरा जाए? थोड़े से रूल्स को रिलैक्स करना चाहिए।
So I think, Rus Education can inform National Medical Commission that on behalf of the foreign medical graduates, we wish to bring the following points for your kind consideration. The first issue is about date of travel. You got admission in September session, but you traveled in November because of flight or visa issues. Secondly, this 10 years restriction, if person has fallen sick, he gets tuberculosis. No, he can't be readmitted till the time his tuberculosis is not contained. So, उसके बेचारे वैसे ही 1 साल निकल गया उसका. So, under these circumstances, there should be some relaxation given to students and remove this moratorium of 10 years. ये मेरे पास भी हुआ है. मैं 5 साल की सर्विस कर चुका आर्म फोर्स में, तब मेरा एक बैचमेट पास आउट हुआ. तो आप सोचो उसने कितने साल लगा दिए पास होने में. उस टाइम के लिए हमारे इंडिया में कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था. ये भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया. ऑफ कोर्स इट बी कॉमन फॉर एवरीबॉडी, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से सोचना चाहिए कि देयर मेनी रीजंस व्हाई अ चाइल्ड कुड नॉट कंप्लीट द कोर्स इन 10 इयर्स. ट्रेजेडी हो गई, घर में ट्रेजेडी हो गई, उसको सिकनेस हो गया, कोई मुसीबत आ गई, सम रीजंस. सेकेंडली, ट्रांसफर के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए. तो आई थिंक दीज 4-5 पॉइंट्स अबाउट date of starting of course, about transfer, about removing the moratorium of 10 years, इन सब चीजों को लेकर I think we should approach NMC and tell them to look at it with a liberal mind. True. सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि NMC regulations जो ये हैं, I think these have been created keeping in mind that India should get a quality medical workforce. But somehow, somewhere, these guidelines are controlling the number of students who are going to study MBBS abroad. जैसा आपने बोला 12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं इंडिया में. करीबन हमारे पास 1.25 लाख सीट्स हैं. 12 लाख क्वालिफाई किए हैं. 1.25 लाख सीट्स हैं हमारे पास. तो बाकी बच्चों के पास क्यों हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं? क्यों हम उन्हें रोक रहे हैं टू गेट दैट डिग्री फ्रॉम अब्रॉड? आई थिंक कहीं ना कहीं ये परसेप्शन है, राइट और रॉन्ग, कि द क्वालिटी ऑफ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इज नॉट दैट गुड. नाउ इट इज इन माय ओपिनियन नॉट अ करेक्ट परसेप्शन. आप कहीं भी जाओगे आपको कई बच्चे अच्छे मिलेंगे, कई बच्चे खराब मिलेंगे, कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कई बच्चे पढ़ते हैं. तो एक रिलेटिविटी होती है. लेकिन इधर ये परसेप्शन बन गया ओवर द इयर्स कि ये लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास नहीं कर पाते हैं तो इतने अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं, इनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है. जबकि मैं जानता हूँ, मैंने देखा है वहाँ पे जाकर कि उनके पास प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं और प्रॉपर एक्सपोजर मिलता है, उनको क्लिनिकल एक्सपोजर भी मिलता है. हाँ, डिजीज प्रोफाइल कंट्रीज की थोड़ी अलग होती है. तो ठीक है, इंडिया में डिजीज प्रोफाइल थोड़ी अलग है, कुछ कंट्री में डिजीज प्रोफाइल अलग है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगता है. बट टू सिंपली stereotype everybody saying कि ये ठीक नहीं है, I think that perception has to be removed. तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में ये कहीं खराबी है कि जो बाहर का है खराब है, जो हमारा है बहुत अच्छा है. सभी जानना चाहते हैं हमारा बहुत अच्छा है. हम बड़ी प्राउडली बोलते हैं हमारे पास 726 मेडिकल कॉलेजेस हैं, लेकिन कई इसमें भी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं. बिल्कुल. So let us not judge. We are not judges. Everybody is on the same par, same level. I think national exit test जब आ जाएगा ना, तो इसमें बहुत कुछ खुलासा होगा. इसमें हमें पता चलेगा कि where do various institutions stand vis-a-vis Indian institutions. Right. So let us wait for that day, and yes, maybe things might improve. We wish and always hope that this next will prove that IMGs and FMGs both are at par. Yes. Thank you so much, sir, for taking the time out and clearing such important and I think very much required information for our audience, because this is the requirement of this particular time. क्योंकि अभी ये time है admissions का और students and parents are like they want to know how to identify the right medical university for them. So any message for our audience at last? Well, I say that don't lose hope. There are opportunities, avail them. थोड़ी बहुत रिस्क है, लेकिन अगर रिस्क नहीं लोगे तो अपने ड्रीम्स कैसे पूरे करोगे? So understand the risk, do a proper risk assessment. आपके पास अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो आपको गाइड कर सकते हैं। आपके पास वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आजकल AI भी आ गया जो आपके लिए इंफॉर्मेशन कोलेट करके आपकी क्वेरी को आंसर कर सकता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान से देखकर, थोड़ी बहुत रिस्क है, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में कुछ भी करना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। तो माय रिक्वेस्ट एंड सजेशन इज, डोंट गेट ओवरऑड बाय दीज रेगुलेशंस, जस्ट डू योर होमवर्क करेक्टली एंड देन wherever you find, please go there. Baki things will take care of themselves, I am very sure. Okay, so don't be afraid, don't lose hope, be confident, be competent and be optimistic. Thank you so much, sir, for bringing so much clarity for our audience, and I wish that they are clear with the NMC guidelines as we try to decode the same. And at last, I would like to say to all the students and parents, if you are still confused and you think that you need more clarity, you can approach the team of Rus Education's expert counselors at any moment. You can contact them on the student helpline number, which is 1800-833-3338. But yes, please do not take any decision in hurry. We are always there for you and we wish you the bright career. Thank you.